है बड़ी बहस का। संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज के लिहाज से आज का दिन पहला और अहम दिन था, लेकिन आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। काले धन का मुद्दा आज इतना गरमाया कि टीएमसी के सांसद काली छतरी लेकर सदन के भीतर पहुंच गए। उनका साथ दिया समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, विरोधियों ने मोदी सरकार पर यह सवाल उठाया कि वादे तो बहुत किए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक चुनावी रैली में कहा कि 60 साल तक देश में इतनी गड़बड़ियां हुई और यही पार्टियां अब 6 महीने का उनसे हिसाब मांग रही हैं। तो आज की इस चर्चा में हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि 60 साल बनाम 6 महीने, क्या 6 महीने का हिसाब मांगना सही है? जिन लोगों ने 60 साल तक कोई काम नहीं किया, वो मेरा 6 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। 60 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 60 साल तक जिन्होंने देश का भला नहीं किया है, वे आज 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। क्या काला धन और दूसरे मुद्दों पर पीएम मोदी से 6 महीने का हिसाब मांगना गलत है? इस पर चर्चा से पहले देखिए काले धन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए टीएमसी के सांसदों ने क्या किया। ये जो छाता लेके आप आए हैं अच्छी बात नहीं है, ये अलाउड नहीं है। नए नए तरीके प्लीज मत अपनाइए, इसको तुरंत बंद करके रख दीजिए। ये जो काला धन वापस लाने के विषय में आपने इश्यू उठाया, हम तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार है, बहस के लिए तैयार है। बंगाल में बर्धमान का ब्लास्ट हुआ है। लगे हाथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जोड़ दिया कि ममता सरकार ने शारदा चिटफंड और बर्धमान ब्लास्ट में जो कुकर्म किए हैं, उसी को अब वो अपनी काली छतरी से ढकने की कोशिश कर रही है। चिटफंड कंपनियों में जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, टेरर लिंक को जो बढ़ावा दे रहे हैं, और खासकर बिहार सरकार और बंगाल सरकार जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है और उसके कारण झारखंड की आम जनता मर रही है, उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई करते हुए इन सारे पॉलिटिशियन को जेल देना चाहिए। संसद के अंदर काले धन पर मचा ये कोहराम विपक्षी दलों की एकजुटता का बड़ा सबब बन गया। माया, मुलायम, जेडीयू, कांग्रेस सब ममता की काली छतरी के नीचे आ गए। अभी तक ये जो काला धन है वो वापस नहीं आया, ये बड़ी गंभीर बात है। कांग्रेस की हुकूमत में कम से कम प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बता तो दिया था काला धन इतना है। ये तो ये भी नहीं बता रहे काला धन कितना है और कब तक वापस लाएंगे। जिस समय पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार से उसके 6 महीने का हिसाब मांग रहा था, करीब उसी समय पीएम मोदी चाईबासा की चुनावी रैली में लोगों से पूछ रहे थे कि क्या विपक्ष को उनसे 6 महीने का हिसाब मांगने का हक है। 60 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 60 साल तक जिन्होंने देश का भला नहीं किया है, वे आज 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन मैं 6 महीने नहीं, हर दिन का हिसाब देश की जनता को देने के लिए बंधा हुआ हूं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि देश का जो डंका है वो विदेश में भी बज रहा है, लेकिन इसे विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष 6 महीने का हिसाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि 60 साल में कुछ नहीं किया, 6 महीने का हिसाब मांगना कितना ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पीएल पुनिया साहब मौजूद है। पीएल पुनिया जी, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं आपकी पार्टी से 60 साल में सबसे ज्यादा राज आप लोगों ने किया, पिछले 10 साल में बहुत सारी गलतियां हुई, बड़े स्कैम्स हुए, तो वो सब ठीक करने में वक्त तो लगेगा। 6 महीने में क्यों मांग रहे हैं आप हिसाब? क्यों लगता है आपको 6 महीने में चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? नहीं, बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 60 साल तक देश को लूटा है, तो ये भाषा अच्छी नहीं है। और दूसरा, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जो भी निर्णय लेंगे, एक भी निर्णय अगर लेंगे, उसकी समीक्षा जनता करेगी। और ये इनको याद रखना चाहिए, चुनाव हुए 6 महीने हुए हैं और चुनाव से पहले इन्होंने क्या क्या बयान दिए थे ये भी तो देखें। यहाँ पर इनके रविशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे थे, जावड़ेकर जी क्या कह रहे थे, सीतारमन जी क्या कह रही थी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि इतना धन है कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। हाँ। तो उसको भी ध्यान रखें। और राजनाथ सिंह जी कहते हैं
कि सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर काला धन हिंदुस्तान में लाया जाएगा। तो वो वादे भी तो करें। अच्छा। अब पहले हमसे पूछने के बजाय कि 6 महीने में क्यों हिसाब पूछ रहे हैं, हर महीने हर रोज का हिसाब पूछा जाता है प्रजातंत्र में। और अपने ये बात कहने से पहले जो उन्होंने बयान दिए थे जब चुनाव से पहले, चुनाव प्रचार के दौरान में, उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। और फिर बाद में सरकार बनने के बाद देने को तैयार नहीं, हिसाब तो देना पड़ेगा, कोई आसान नहीं है। जो जो करेंगे वो जनता उस पर सवाल पूछेगी, जनता उस पर हिसाब मांगेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं सवाल पूछने का हक है आपका, और जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? हक है। संबित पात्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। संबित जी, ये तो वही बात है ना, मतलब आपने जो बोया था वो काटना पड़ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान लंबे चौड़े वादे कर दिए, कह दिया 100 दिन में काला धन ले आएंगे, 15-20 लाख यूं ही एक व्यक्ति के अकाउंट में आ जाएगा। अब वो अब तक हुआ नहीं है, तो विपक्ष के पास मुद्दा है और विपक्ष से उठा रहा है कि क्यों ना मांगे 6 महीने का हिसाब। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहली बात तो है, नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 6 महीने का क्यों, रोज का हिसाब देने को तैयार हूं, जनता को दूंगा। मगर जिन लोगों ने काले धन को जनरेट किया वो तो कम से कम शर्मा शर्मी में ये हर दिन ना पूछें कि काला धन कहाँ है। ये चिढ़ाने के बराबर होता है कि अच्छा देखो मैंने चोरी तो कर ली, अभी तक तुम मुझे पकड़ नहीं पाए हो। और पुनिया साहब कह रहे थे मोदी जी सही भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्यों कहा कि 60 वर्षों तक लूटा? अब देखिए, मुझे तो पता नहीं लूट शब्द के कितने पर्यायवाची हैं, चोरी होगा, डकैती होगा, और कौन कौन से पर्यायवाची अच्छे शब्द है ये मुझे पता नहीं। लूट को तो लूट ही कहेंगे। और पुनिया जी सीनियर हैं, सही कह रहे थे कि समीक्षा जनता करेगी, और आज भी जनता ने समीक्षा की है। आप देखिए, आज जयपुर में कॉर्पोरेशन के रिजल्ट आए हैं। आज एकदम 6 में से 5 नंबर लेके भारतीय जनता पार्टी पास हो गई है। ये समीक्षा जनता रोज कर रही है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि फिर विरोधियों की समीक्षा से क्या परवाह? इसलिए तो फिर ये कहा जाए संबित जी कि विरोधी सवाल उठाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। समीक्षा कर रही है और मोदी जी। गौरव भाटिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, फिर आप लोगों की जो ये सवाल जवाब है, इसका क्या औचित्य रह जाता है? संबित पात्रा जी तो कह रहे हैं कि जनता तो भरोसा जता रही है, चुनाव में जिता रही है। आप लोग भले ही काली छतरी लेकर के टीएमसी के सांसद अगर पहुंच जाए अंदर सदन के तो फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ आप भी जुड़ जाएं तो बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये अहंकार है। अगर ये नहीं, जहां तक जनता की बात है, अभी उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव हुए थे और हमने देखा कि बिहार में क्या हुआ और उत्तर प्रदेश में 12 में से भाजपा अपनी 9 सीटें हार गई। लेकिन आज जो मुद्दा है बहस का, उस पे मैं इतना कहना चाहूंगा, आज शक होता है भाजपा की नीयत पे, और ऐसा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय देश का फटकार लगाता है भाजपा की सरकार को कि आप नाम दीजिए। पहले तो वो बचते हैं नाम देने से, और उसके बाद जब कोई और रास्ता नहीं बचता है तब वो नाम देते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। और उस लिस्ट में भी आज मुलायम सिंह यादव जी ने कहा संसद में कि जो नाम दिए हैं उसमें बैलेंस 0 है। तो कितनी तीव्र गति से काम करेंगे ये जरूरी है, जिससे कि जो काला लेकिन गौरव जी, सवाल ये है कि 60 साल में जो व्यवस्था बिगड़ी, और उसको अगर हम पिछले 10 साल की बात करें कि 10 साल में जो व्यवस्था बिगड़ी, जिस पर आपने भी सवाल उठाया, आपकी पार्टी जो कि बाहर से समर्थन दे रही थी कांग्रेस की सरकार को, आप लोग सवाल उठाते रहे, तो उस व्यवस्था को सुधारने में क्या 6 महीने काफी हैं? क्या यहाँ पर जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं वो जायज है या इसके पीछे कोई और मंशा है? पवन जी, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि 10 साल की वो यूपीए सरकार और खासतौर पर यूपीए 2 का कार्यकाल, जिसको लेकर कई बातों पर आपकी पार्टी ने भी उसकी आलोचना की, वो जो गड़बड़ियां हुई, क्या उन्हें सुधारने के लिए 6 महीने का वक्त काफी है? देखिए, जो यूपीए सरकार में त्रुटियां थी, कमियां थी, उस पर चर्चा करने को हम हमेशा तैयार हैं। आज हम चर्चा इसको भी देखें कि जिस आदमी ने चुनाव के दौरान एक जादुई छड़ी दिखाई थी देशवासियों को, देशवासी उसके गवाह हैं कि मेरे आते ही मैं इन सारी जो त्रुटियां थी उनको मैं दूर कर दूंगा। हमने 6 महीने में ये देखा है कि भाषणों की बौछार और नीति का अभाव, ये एक संजीदा, ये हम लोग डायलॉग जो डिस्कशन कर रहे हैं नेहा जी, एक संजीदगी से करना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए,
आर्थिक क्षेत्र देख लीजिए 6 महीने में। हम ये नहीं कहते कि आज ही हम सरकार पर फाइनल जजमेंट दे देंगे, पर जो अब तक दिखने में आ रहा है उस पर तो टिप्पणी कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन गिरा है, रोजगार में कोई इजाफा नहीं हुआ है, कीमतों पर नियंत्रण नहीं आई है। जो कीमतें कुछ संभली है वो बाहरी परिस्थितियों की वजह से तेल में गिरावट आई है, कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट आई है, किसानों की हालत बदतर हो गई है। आप जो ये परिस्थिति देख रहे हैं ये एक उसके साथ आप इसको जोड़िए जिस तरह से वादे किए गए थे। फिर कथनी और करनी में जो अंतर लोगों के सामने आ रहा है कि आप कहते हैं काला धन के बारे में कि मैं 100 दिन में लाऊंगा 15 लाख हर सिटीजन के जेब में डालूंगा मुफ्त। हाँ। और उसके बाद नहीं, लेकिन पवन जी इन सब चीजों का जवाब संबित पात्रा और बीजेपी इस तरह से दे रही है कि ये बातें हर चुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद उठ रही है, कैसे उन्होंने लेकिन जनता क्या वोट नहीं दे रही है। आप मेरे पास नेहा जी आखिरी में आई है। नहीं, आप बोलिए अपनी बात, मैं आप ही की बात में एक सवाल जोड़ रही हूँ जिसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप दें। जनता वोट दे रही है, 30 सेकंड, उस पर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए जी, आप ये भी देखिए कि जनता वोट कहां और कैसे दे रही है। गौरव जी ने आपको बताया कि यूपी में बीजेपी को 3 सीटें मिली 12 से। बिहार में वो बाई इलेक्शंस में इतनी बड़ी जीत के बाद हारी। राजस्थान में कांग्रेस को 3 सीट वापस मिली, वो इसलिए कि लोग कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, जो आपने जादुई छड़ी दिखाई थी वो कहां छुपा लिया आपने। तो हम नहीं कह रहे कि सरकार ने अब जो कुछ भी करना था दिखा दिया है, हो सकता है आगे कुछ सुधार हो। संबित जी आऊंगी मैं आपके पास, ठीक है। पवन जी आपने कई अहम बातें कही है। एक मिनट, मेरे साथ कंचन गुप्ता जी भी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता जी। पवन वर्मा जी कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, इन 6 महीनों में हमने सिर्फ देखी भाषणों की बौछार और नीतियों का अभाव। भाषणों की बौछार, नीतियों का अभाव। पवन जी घबराए हुए हैं, बिहार में चुनाव आ रहे हैं। खैर वो घबराए हुए हैं बावजूद इसके कि महागठबंधन ने उपचुनावों में जीत दर्ज की, उसका जिक्र भी कर रहे हैं। क्या जरूरत है? उपचुनाव में तो आप होने चाहिए। उपचुनाव जीतना और चुनाव जीतना 2 अलग बात है। पवन जी तो ऐसे ये सब बातें कंचन जी बहुत हो गई। पवन जी आप तो ऐसा कह रहे हैं, पवन जी आप ऐसा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में आप अभी चुनाव जीत कर आए हैं, तो इसलिए इन विषय पे मत जाए। नहीं देखिए, ये 6 महीने 1 महीने हम वहां खड़े ही नहीं हुए। 1 महीना 6 महीना 1 साल ये सब बेकार की बात खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। एक मिनट, कंचन जी की बात हम सुन लेते हैं। कंचन जी सवाल वही है कि सिर्फ और सिर्फ भाषण, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, 100 दिन के वादे तो आपने किए थे। क्या हुआ तेरा वादा? 100 दिन के वादे तो आपने किए थे। हाँ ठीक है, पवन जी जवाब ले लेते हैं कंचन जी से। हाँ कंचन जी अपनी प्रतिक्रिया देखिए, चुनावी भाषण का अपना एक स्थान है और सरकार चलाना दूसरा बात है। अब सरकार ने कुछ नहीं किया 6 महीने में, सरकार ने कुछ भी नहीं किया 6 महीने में। हाँ। ये कहना पवन जी के लिए संभव है, कोई और कहे ये तो मुझे नहीं लगता कोई और ये कहेगा। अगर 6 महीने में सरकार ने कुछ भी नहीं किया होता, अगर 6 महीने में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा होता, तो आज मोदी लहर जो है वो कब की खत्म हो चुकी होती। स्थिति अब यह है कि मोदी जी अगर नेपाल के 2 शहरों में नहीं जा रहे हैं तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं कि मोदी यहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब आगे की बात अगर हम देखें कि ये जो सत्र था पार्लियामेंट का, संसद की जो ये शीतकालीन सत्र है, यहाँ पर मेजर लेजिस्लेशन का काम होना था, आर्थिक सुधार की काम होनी थी। हाँ। पहले दिन से ही जो इन्होंने किया है, तय कर लिया कि जी हम तो काम नहीं करने देंगे। अब तृणमूल वाले काला छतरी लेकर संसद के अंदर घुस गए। उस काले छतरी के नीचे कौन खड़े हो रहे हैं? हाँ, एक दल जिसके सीनियर नेता घोटाले के कारण अरेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, सवाल वही 60 साल बनाम 6 महीने। से पहले कि अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, विजय मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर दिन का हिसाब वो दे रहे हैं सीधे जनता को। नहीं, लोकतंत्र में तो रोज हिसाब देना ही पड़ता है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 60 सालों में भी देश में बहुत कुछ हुआ और 6 महीने में भी चीज़ें बहुत तेज़ी से हिली हैं। दोनों बातें अपनी जगह सच हैं।
लेकिन अब हुआ ये दरअसल ये है कि 6 महीने और शीतकालीन सत्र, और उसमें रीजनल पार्टीज की कुछ अपनी राजनीति और कुछ बीजेपी की अपनी राजनीति, ये सब एक साथ आ गए हैं, तो बड़ा गड़बड़ सी स्थिति हो गई है। आर्थिक रिफॉर्म्स का दूसरा दौर शुरू करना चाहती है बीजेपी, वही जीएसटी का बिल है जिसका वो विरोध करती रही। अब कांग्रेस जो उसका उस समय समर्थन करती थी, अब वो कहती है कि हम ब्लैंक चेक नहीं देंगे। वही इंश्योरेंस का बिल जिसका पहले बीजेपी विरोध करती रही, अब कांग्रेस कहती है कि एक एक संशोधन या एक एक अमेंडमेंट को देखा जाएगा, या सेलेक्ट कमेटी में और ज्यादा उनको समय चाहिए ताकि इस बिल को और ज्यादा टरकाया जा सके। तो कुल मिलाकर ये आपस की राजनीति मुझे लगता है आपस में ज्यादा हो रही है, और इससे कारण बहुत सारी चीजें पहले भी अटकती रही हैं और अब भी आशंका है कि अटकेंगी। तो पीएल पुनिया साहब, आपकी पार्टी वही कर रही है जो बीजेपी विपक्ष में रहते हुए करती थी। आप लोग अब विपक्षी भूमिका ऐसे निभा रहे हैं कि जिससे आप अपना बेबी बताते हैं, जिससे अपना ब्रेन चाइल्ड बताते हैं, जैसे कि जीएसटी, इंश्योरेंस अमेंडमेंट, अब वहां पर भी बात नहीं बन रही है। संसद में पहले दिन हंगामा हो रहा है और जहां काम होना चाहिए उसकी जगह ये तमाम बातें उठ रही हैं, बावजूद इसके कि सरकार कह रही है हम हर विषय पर बहस के लिए तैयार हैं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि साहब मोदी की लहर अभी भी है, और वो ढूंढने के लिए उनको नेपाल जाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ता है। तो ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जो वादे किए थे वो हिंदुस्तान की जनता के लिए वादे किए थे, ना कि नेपाल में जाके और ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं है। जिस तरह से लोग इनके एडवांस में जाके पब्लिसिटी को संभाल रहे हैं और वो जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ पर हवा है, वो मैं समझता हूं साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। चलिए मैं फिर सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। मुझे एक खबर देनी होगी, एक अहम खबर देनी है। मैं आ रही हूँ आपके पास, चर्चा जारी है। मेरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ये कहा है कि वो भारत से बात करने को तैयार हैं, लेकिन पहला कदम भारत को उठाना होगा, क्योंकि बातचीत भारत की तरफ से बंद हुई थी। आपको याद होगा, विदेश सचिव स्तर की बातचीत भारत ने रद्द की थी तब, जबकि पाकिस्तान के उच्चायुक्त जो भारत में उन्होंने अलगाववादियों से वार्ता की थी, उसके बाद भारत ने इस बातचीत को रद्द किया था। अब सार्क सम्मेलन से इतर क्या नवाज शरीफ और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे, इसके बीच में नवाज शरीफ का यह अहम बयान, और विजय इसके क्या मायने निकाले जाएं जब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि बातचीत तो हो सकती है लेकिन पहल भारत करे। यही विचित्र चीज है कि अब पहल का मतलब क्या है, और ऐसा क्या चीजें बीच में बदल गई हैं कि भारत अपनी तरफ से कौन सी नई पहल कर सकता है। भारत अपनी तरफ से पहले भी कहता रहा है कि वो अलगाववादियों से बात नहीं करे, आतंकवादी शिविर अपने यहाँ नष्ट करे, भारत के साथ सहयोग करे और सच्चे दिल से बात करे, तो भारत उनसे बातचीत करने के लिए आगे तैयार है। इस बीच जो मसला फंसा था, जिसमें भारत ने विदेश सचिवों स्तर की वार्ता तोड़ दी थी इस शर्त के साथ कि पाकिस्तान कश्मीरी अलगाववादियों से क्यों बात कर रहा है, वो मसला, उसके बाद नवाज शरीफ का ये कहना कि हम तो अलगाववादियों से बात करते रहेंगे, तो कुल मिलाकर कहानी वहीं की वहीं है। यही है कि एक गेंद एक दूसरे के पाले में उछालने की बात है, लेकिन भारत का कठोर रुख से मुझे लगता है कहीं कहीं नवाज शरीफ पर दबाव पड़ा है। फिर बराक ओबामा का हिंदुस्तान आना और बराक ओबामा का पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं नवाज शरीफ पर दबाव है। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा नेहा जी। देखिए, सार्क में पाकिस्तान का ये हर समय एक कोशिश रहा कि जब भी सार्क की बैठक होती है उसको वो भारत पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर हाईजैक कर ले। तो ये इस बार भी वही कोशिश जारी है, और ये बार बार भारत पाकिस्तान ये सार्क की बैठक है, कोई भारत पाकिस्तान की बैठक नहीं है। और बिल्कुल नवाज शरीफ ने यही कहा है कि बातचीत करेंगे लेकिन भारत पहले पहल करे, लेकिन ये इतना आसान नहीं दिखाई देता है। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा का रुख करेंगे, क्योंकि देश में भी उथल पुथल मची हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। पीएल पुनिया साहब, आपने रखी अपनी बात, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा था। जब आप लोग सत्ता में थे आप कहते थे हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आ रही हूँ पवन जी आपके पास। पीएल पुनिया साहब ने मेरा जवाब नहीं दिया, इसीलिए उनके पास जा रही हूँ। पुनिया साहब, जब आप लोग सत्ता में थे आप ये कहते थे, मुझे बहुत देर से कुछ कहना है और सारे सवाल मेरे पे हैं, मगर जब आप लोग सत्ता में थे, पुनिया साहब जब आप लोग सत्ता में थे आप कहते थे हम बातचीत के लिए तैयार हैं, विपक्ष ये जो प्रोसीडिंग्स है हाउस की वो चलने नहीं देता। आज आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, मैं जवाब देना चाह रहा हूं, आपने जवाब देने नहीं दिया, समय नहीं दिया। हमने 10 साल तक यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार रही, और उस दौरान में खासतौर यूपी 2 सरकार ने, बीजेपी ने डिक्लेयर करके कहा कि हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। किस बात पर नहीं चलने देंगे? खुला कहा गया कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी धारा में, किसी भी नियम के अंतर्गत हम बहस करने को तैयार हैं, लेकिन जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं
उस पर बहस होनी चाहिए। हाँ। जो जनता से सीधे जुड़े हुए जो कानून है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको पास होने की बात करनी चाहिए। हमने तो कहा है, अभी भी कहा है कि हमारी खुला सहयोग है कि आप जितने भी आर्थिक सुधार के मामले लाएंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। इसमें हमने कहा है, लेकिन अगर कोई मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो वो पार्लियामेंट फोरम है जहां पर अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो फिर इस तरह से गोलबंदी होगी। कोई अड़चन पैदा करने की बात, एसपी, कांग्रेस, जेडीयू सब साथ आएंगे उसमें और आपको उसका सामना करना होगा, और उसी के बीच से आपको बिल भी पास कराने हैं। कैसे करेंगे? देखिए नेहा जी, आज का पूरा डिस्कशन हिसाब किताब को लेकर है। मैं बहुत संक्षेप में 5-5 सेकंड का 3 बिंदु रख दूं। नंबर 1, आप देखिए आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज ऐतिहासिक डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सीबीआई से कि आपने मनमोहन सिंह से हिसाब क्यों नहीं लिया, और सीबीआई ने कहा हम तो हिसाब लेने गए थे, हमें हिसाब लेने का ऑर्डर नहीं दिया गया। जो हिसाब इतना कर रही है, देश को लुटने का हिसाब नहीं दे रही थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में आवाज भी उठा रही थी कि हिसाब मांगिए, मगर मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के कहने पर हिसाब देने को तैयार नहीं थे। तो आज आपसे भी हिसाब मांगा जा रहा है, काले धन को लेकर आपसे हिसाब मांगा जा रहा है। आप मांगते थे हिसाब उस चीज का, वो नहीं देते थे, आज वो हिसाब मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, फर्क क्या है? नेहा जी, मैं इंटरव्यू तो करूंगी ना सर, अगर मुझे लगेगा कि सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो इंटरव्यू करने का हक है। उन्हें भी कांग्रेस को जितना समय दिया है, उनको भी इंटरवीन किया, आपको भी इंटरवीन कर रही हूँ, रखिए अपनी बात। जितना समय कांग्रेस को दिया है, जितना समय कांग्रेस को दिया है, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि उतना समय भाजपा को भी दें, उसके बाद आप जरूर इंटरवीन करें। मैं यही कह रहा था कि आप देखिए, मुलायम सिंह जी अभी तक हिसाब नहीं मांग रहे थे, वो उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। वो उस समय हिसाब कर रहे थे कि मेरे पाले में कितना आया। जब हिसाब कर लिया, अब पूछ रहे हैं कि हिसाब मांगने का टाइम आ गया है। ये जो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं तथाकथित रूप से, और अभी पुनिया जी कह रहे हैं कि लहर नहीं दिख रहा है उनको मोदी जी का कहां है, तो मैं पुनिया जी मेरे सीनियर हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने ऊपर देखें, लहर ऊपर है। संबित पात्रा जी, आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं, ये गोलबंदी तो हो रही है, आप लोग कैसे बिल पास कराएंगे? ये ज्वाइंट सेशन पर ही उम्मीदें टुकी हैं। जी पवन जी, रखिए अपनी बात। आप ना कांग्रेस जवाब दे रही है, ना बीजेपी जवाब दे रही है। नहीं, हमें जहां क्यों नहीं, हम तो मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी का अब ये बीजेपी का एक साफ जवाब है। नेहा जी, अगर आप इजाजत दें तो। पवन जी आप बोलिए। मुझे ये नहीं समझ आता कि जब जिसके पास मैं सवाल लेकर जाती हूँ सवाल का जवाब नहीं देते, जब दूसरा पैनलिस्ट बोलता है तो आप अपनी बात रखते हैं, जब आपको मौका दिया जाए तब कांग्रेस बीजेपी दोनों से मैं कह रही हूँ अपनी बात तब रखें आप लोग। पवन जी अपनी बात रखिए, मुझे ब्रेक लेना उसके बाद करेंगे। जी पवन जी बोलिए। लेकिन अगर कोई मुद्दा आज ये नेहा जी, आज ये परिस्थिति है कि अगर बीजेपी से आप पूछिए कि साहब आपके कथनी और करनी में क्या अंतर रह गया है, तो वो कहते हैं यूपीए से पूछो उन्होंने क्या किया। अरे भाई, यूपीए पर तो उन्होंने काफी सवाल उठा लिए, हमें हक है कि नहीं कि हम उनसे भी पूछे। शायद मेरे मित्र संबित पात्रा और कंचन गुप्ता के जेब में तोहफे के रूप में 15 लाख रुपए आए हो, और किसी के जेब में नहीं आए। Pawan, that's a very unfair comment. Pawan, I must protest. No, Pawan, I protest against it. आपत्ति करता हूँ और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत Pawan, कितना ले रहे हैं जेडीयू से, ये भी हमें पता है। और नहीं, आप वापस No, you should take it back. एक मिनट। No, you should take it back. क्यों मान रहे हैं? आप उसको वापस लीजिए। नहीं, पवन, आप उसको वापस लीजिए। Don't quote to me parliamentary rules. आपके प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, तुरंत ऑब्जेक्ट करिए। सार्वजनिक मंच से वायदा किया था, सार्वजनिक मंच से वायदा किया था। पवन, तो आपको किस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? हमें केवल आपको ये बात वापस लेना चाहिए, सवाल पूछने का हक है। अपोलोजाइज फॉर इट। ठीक है कंचन जी, आपने अपनी बात रखी, आपने काउंटर किया आपसे पूछा सवाल, लेकिन यहाँ पर पवन जी सवाल, लेकिन यहाँ पर ये है कि व्यक्तिगत मामलों में हम ना फंसे, सवाल जो है उसको सामने रखें। कंचन जी ने जो आपने बात कही उसे सिरे से नकार दिया, लेकिन सवाल संबित जी वहीं बना हुआ है। हर बात यूपीए पे डालकर नहीं बचेंगे आप लोग।
आपको जवाब देना होगा। क्या वो जवाब आप दे रहे हैं? और संसद पटल पर मुश्किलों में घिर सकते हैं आप अगर ये तमाम विपक्षी दल साथ आ जाते हैं। हमारे पास चर्चा के लिए बहुत कम वक्त है। संबित जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में इसी सवाल का जवाब चाहती हूं। अब विपक्ष की घेराबंदी साफ संसद के भीतर दिखाई दे रही है। आप अपने बिलों को ऐसे में कैसे पास कराएंगे? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो गवर्नमेंट चलाने का मिला है, मगर जो लोग संसद तक पहुंचे हैं उन तमाम लोगों को हिंदुस्तान की जनता ने देश चलाने का मैंडेट दिया है। इसलिए जो कुछ भी देश के हित में हम कर रहे हैं उसमें सभी को हमारे साथ आना चाहिए। एक बचकाने अंदाज से केवल इसलिए क्योंकि हमने उन्हें इलेक्शन में हरा दिया ये घेराबंदी करने की कोशिश करेंगे तो उससे पर ये हो रही है घेराबंदी, हम इसका तोड़ आप क्या निकालेंगे? कैसे? हाँ, बिल कैसे पास कराएंगे? ज्वाइंट सेशन? नहीं, देखिए, इसके बहुत सारे विषय हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, हम बात करेंगे पार्टियों के साथ। और अंत में जो आपने कहा कि ज्वाइंट सेशन भी होता है वो पार्लियामेंट में चिंता किया जाएगा किस प्रकार से बिल पास किया जाएगा, मगर किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान का रिफॉर्म को बंधक नहीं बनाया जाएगा उन लोगों द्वारा जिन्होंने हिंदुस्तान को इतने वर्षों तक लूटा है। ये फिर बड़ा गलत संदेश जाएगा। सरकार तो मन बना चुकी है, हम तो कैसे भी करके बिल पास कराएंगे। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो पहले यही बना रहे थे उस समय, दिक्कत होगी। मुझसे पूछ रही? जी, बहुत संक्षेप में सर। हेलो जी, बहुत बहुत संक्षेप में। हम एक रचनात्मक विपक्ष का किरदार अदा करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो भी लाएगी उस पर हम ठप्पा लगा देंगे। कई विषय है, कई चीजों में संशय है और हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे। और इस तरह का विवाद, इस तरह का डिबेट पार्लियामेंट लोकतंत्र में चलता है। देखने को मिलेगा कंचन जी हमें? सरकार को उसके लिए तैयार है ना? आज के तेवर है उसके बाद लग रहा है नहीं, डिबेट होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि डिबेट होगा। अभी तो बस पहला दिन था ये। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा और ये बड़ी चिंता की बात है कि काले छतरे के नीचे आज जो लोग दिखे वो कौन थे? जो नेता, जिन नेताओं के विरुद्ध में डीए केसेस चल रहे हैं वो आकर काले छतरे के नीचे खड़े हो रहे हैं। हाँ, और काला छतरा कौन फहरा रहा है? एक ऐसा दल जिसके सीनियर नेता अब धीरे धीरे फंस रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। ठीक है, तो ये चलिए, तो ये हर पार्टी की अपनी रणनीति है, सरकार की भी, विपक्ष की भी। इस राजनीति रणनीति के फेर में क्या जनता से जुड़े भलाई के काम आप इस सत्र में कर पाएंगे? आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर सोचने की जरूरत है। इतना ही वक्त है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।